हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुटैप। एजुटैप आपका स्वागत करता है। आज का जो वीडियो लेसन है वो है हाउ डू चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है ताकि आने वाले सीटीटी एग्जाम में आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए आप उन सब क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएं। अगर हम पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में इस टॉपिक में से फरवरी 2014 में दो क्वेश्चन, सितंबर 2014 में एक क्वेश्चन और फिर फरवरी 2015 में एक और सितंबर 2015 में दो क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम हाल ही के सालों में जो पेपर हुए हैं उनको देखें तो उनमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आया है। अगर हम पेपर टू की बात करें तो 2011 में एक और 2012 में इस टॉपिक में से दो क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद 2013 में जो पेपर हुए थे और फरवरी 2014 और सितंबर 2014 में जो पेपर हुए थे उनमें इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन फरवरी 2015 और सितंबर 2015 में इस टॉपिक में से दो और तीन क्वेश्चन आए थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस दिखा रहा है वो ये है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। और अगर कभी आते हैं तो वो दो या तीन क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमें पूरा सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक में से दो या तीन क्वेश्चन आ गए और ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं किया हुआ तो आप दो या तीन मार्क्स गवा देंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाने हैं। टॉपिक बहुत ही ईजी है, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हाउ डू चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, के बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। हम इसी से रिलेटेड एक जीन प्याजे की थ्योरी यूनिट वन में पढ़ चुके हैं, जिसमें जीन प्याजे ने यही समझाया था कि बच्चों की डेवलपमेंट को कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बांटा जाता है या बांट सकते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे कैसे सोचते हैं। तो अगर आपको जीन प्याजे की थ्योरी समझ आ गई थी तो आप ये समझिए कि आपको ये चैप्टर आधा समझ आ गया है, क्योंकि हाउ डू चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न इस थ्योरी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाएगा तो हो सकता है कि वो जीन प्याजे की थ्योरी से ही रिलेटेड हो। तो अगर आपको जीन प्याजे की थ्योरी में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वापस जाइए, इस थ्योरी को दोबारा से समझिए, पढ़िए और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जैसा कि हमने देखा, हम जीन प्याजे की थ्योरी को तो पहले चैप्टर्स में ही कवर कर चुके हैं, तो आखिर इस चैप्टर में हम फिर क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन कंसेप्ट्स जो कि थिंकिंग और लर्निंग से रिलेटेड हैं। इन कॉमन कंसेप्ट्स पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन फेल क्यों होते हैं, मतलब उनके फेल होने का रीजन क्या है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में, और फिर हम इन थ्योरीज को डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि थिंकिंग होती क्या है। अब लोगों में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है थिंकिंग को लेकर, वो किसी भी चीज को थिंकिंग मान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का आपको कहता है कि मैं उन दिनों के बारे में सोच रहा हूं जब मैं कॉलेज में होता था, वो कितने अच्छे दिन थे। अब हम इस चीज को कहेंगे कि लड़का थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है, लेकिन ये थिंकिंग नहीं है। ये बेसिकली एक तरह की रिकलेक्टिंग या रिमेंबरिंग है कि आप पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं। हम इसको थिंकिंग नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक बच्चा कहता है कि वो सोच रहा है कि बड़ा होकर वो कैसा बंगला लेना चाहेगा। अब हम इसको भी कहेंगे कि बच्चा थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है, लेकिन ये भी गलत है। ये थिंकिंग नहीं है, बेसिकली ये डे ड्रीमिंग है। आप ड्रीम कर रहे हैं कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप बंगला चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं। तो ये बेसिकली एक डे ड्रीमिंग हुई, ये थिंकिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम रिकलेक्टिंग और डे ड्रीमिंग को भी थिंकिंग मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल सेंस में ये थिंकिंग नहीं है, ये एक अलग प्रोसेस है। तो थिंकिंग आखिर है क्या? देखिए, कोई भी फ्लो ऑफ कनेक्टेड आइडियाज जो कि एक गोल और पर्पस को कॉन्टेक्स्ट में लेकर किया जाए उसको हम थिंकिंग कहते हैं। अब फ्लो ऑफ कनेक्टेड आइडियाज का मतलब क्या है? अब आप सपोज कीजिए सीटीईटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में सीटीईटी को लेके बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी। जैसे कि मैं सीटेट करना चाहता हूं, ये मुझे कैसे बेनिफिट करेगा, मैं सीटीईटी करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढूं, फिर उन किताबों में से मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढूं,
सीटीईटी क्वालिफाई करने के बाद मेरे पास कौन कौन सी जॉब ऑप्शंस हैं, मैं कहां कहां अप्लाई कर सकता हूं। सीटीईटी करने के बाद मेरे पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं टीचिंग के अलावा। तो बेसिकली यहाँ पे सीटीईटी को लेकर आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं और ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इन्हीं कनेक्टेड आइडियाज को हम थिंकिंग कहते हैं। और ये थिंकिंग करते हुए हमारा एक गोल या पर्पस होता है। जैसे कि इस केस में बेसिकली आपका पर्पस या गोल है कि आप अपने लिए एक अच्छा करियर बनाएं ताकि आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। अब हम थिंकिंग से रिलेटेड कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, मतलब थिंकिंग करते हुए हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन यूटिलाइज होता है। इसमें हमारे ब्रेन में जो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज होते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि थिंकिंग एक गोल या पर्पस के लिए की जाती है, मतलब हमारे दिमाग में एक गोल होता है जिसके लिए हम कुछ सोचते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सिंपली रिकलेक्टिंग, रिमेंबरिंग और डे ड्रीमिंग थिंकिंग नहीं है। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डे ड्रीमिंग और रिकलेक्टिंग थिंकिंग नहीं है, जिसको कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये थिंकिंग है, पर ये थिंकिंग नहीं है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि थिंकिंग में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है। मतलब जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब सपोज कीजिए आप एक खाली सड़क पे आराम से गाड़ी चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो क्या ये गाड़ी चलाना एक थिंकिंग एक्टिविटी होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, आप तो आराम से गाड़ी चला रहे हैं। तो ये थिंकिंग एक्टिविटी नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी की पिछली सीट पर आपके पिताजी बैठे हैं जो कि बहुत बीमार हैं। उनका टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। अब रास्ते में आपको एक रेड लाइट मिलती है और रेड लाइट पे आकर आप सोचते हैं कि आप रेड लाइट जंप करें या ना करें, क्योंकि अगर आप रेड लाइट जंप नहीं करेंगे तो आपके पिताजी हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेड लाइट जंप करेंगे तो आप रूल्स को वायलेट करेंगे। तो बेसिकली यहां पे आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप रेड लाइट को जंप करें या ना करें। तो ये सिचुएशन जहां पे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहां पे लाइट पर खड़े होकर यह सोचना कि लाइट को क्रॉस करें या ना करें एक थिंकिंग एक्टिविटी होगी। अब थिंकिंग एक मेंटल एक्सप्लोरेशन है रेदर देन मोटर एक्सप्लोरेशन। मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए आपकी जेब में चाबी थी और वो चाबी कहीं गुम गई। जब आप घर वापस पहुंचते हैं तो आप अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और चाबी को ढूंढते हैं, लेकिन चाबी आपको नहीं मिलती है। अब आप बौखला जाते हैं कि आखिर चाबी गई कहां। तो इस सिनेरियो में आप दो चीजें करेंगे। एक तो आप इधर उधर भागने लगेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, बस इधर उधर गाड़ी में जाएंगे, सीढ़ियों में देखेंगे, पार्क में जाके देखेंगे, कुछ भी सोचेंगे नहीं, बस इधर उधर भागने लगेंगे कि मेरी चाबी गई कहां। तो इस केस में बेसिकली आप एक मोटर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मतलब आप मेंटल एक्सप्लोरेशन यानी कि अपने माइंड का या किसी भी थिंकिंग प्रोसेस का यूज नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मोटर एक्सप्लोरेशन है, मेंटल एक्सप्लोरेशन नहीं है, इसीलिए ये थिंकिंग भी नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप आराम से बैठें और सोचें कि आखिर चाबी गई कहां। आपने आखिरी बार चाबी को कहां देखा था, आपने अपना पर्स कहां निकाला था, हो सकता है चाबी वहां पे गिर गई हो। तो अगर आप इस तरह से आराम से बैठकर सोचेंगे कि चाबी कहां गिर सकती है या कहां हो सकती है, तो वो बेसिकली एक मेंटल एक्सप्लोरेशन है कि आप अपने माइंड को यूज करके एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आखिर चाबी गई कहां और कहां हो सकती है। तो ये प्रोसेस एक थिंकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें आप मेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि मोटर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि मोटर एक्सप्लोरेशन और मेंटल एक्सप्लोरेशन में क्या डिफरेंस है और थिंकिंग में मेंटल एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व होती है। तो अभी तक हमने समझा है कि थिंकिंग होती क्या है और थिंकिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम थिंकिंग के कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनको यूज करके हम थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग के बेसिकली चार टूल्स हैं। पहला है इमेजेस, दूसरा है कंसेप्ट्स,
तीसरा है सिंबल्स एंड साइंस और चौथा है लैंग्वेज। अब हम एक एक करके इन चारों टूल्स और थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टूल ऑफ थिंकिंग है इमेजेस। इमेजेस आपके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आप अपने पुराने फ्रेंड या पुरानी गर्लफ्रेंड से कैसे कांटेक्ट करें। आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके आएंगे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल। अब ये तरीके जब आप सोच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ इमेजेस भी चल रही होंगी। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप के बारे में सोच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में व्हाट्सएप की ये इमेज जरूर आएगी। तो यही रोल है कि इमेजेस आपके थिंकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करती हैं। ऐसा ही सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं कि आप सीटीईटी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक से करें या कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन करें। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सीटीईटी की बुक्स को देखा होगा ऑनलाइन या अपने दोस्तों के पास या लाइब्रेरी में, तो आपके दिमाग में वो बुक्स की इमेजेस आने लगेंगी। तो इससे भी यही प्रूव होता है कि इमेजेस हमारे थिंकिंग प्रोसेस को एक अलग लेवल पे ले जाती हैं, मतलब हमारे थिंकिंग प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करती हैं। दूसरा टूल ऑफ थिंकिंग है कंसेप्ट। कंसेप्ट होता क्या है? कंसेप्ट एक जर्नलाइज्ड आइडिया या जर्नलाइज्ड व्यू होता है किसी भी चीज के बारे में। हम कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आपके दिमाग में कार को लेकर एक कंसेप्ट बन चुका है। तो आप कभी भी किसी के साथ बात करते हुए कार वर्ड को सुनेंगे या कार वर्ड को पढ़ेंगे तो कार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके दिमाग में चलने लगेंगी। जैसे कि आपके दिमाग में ये चल सकता है कि सारी गाड़ियां फ्यूल पे चलती हैं, गाड़ियां हमें फास्ट ट्रेवल में हेल्प करती हैं, या फिर आपको अपना कार में गोवा तक किया हुआ ट्रिप याद आ जाएगा। तो बेसिकली कार को लेकर आपके दिमाग में कुछ व्यूज होंगे जो कि ताजा हो जाएंगे जैसे ही आप कार वर्ड को सुनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर जो कंसेप्ट होता है वो भी हमारे थिंकिंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट टूल ऑफ थिंकिंग है सिंबल्स एंड साइंस। हमारी लाइफ में हम बहुत सारे सिंबल्स एंड साइंस को यूज करते हैं और उन सिंबल्स एंड साइंस से रिलेटेड मीनिंग कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर रहते हैं। तो ये सिंबल्स एंड साइंस भी हमारी थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि आप एक रेड लाइट को देखते हैं तो ये आपको पता है कि एक सिंबल है कि आपको अपनी गाड़ी रोकनी है। ऐसे ही बच्चे अगर स्कूल में घंटी को सुनते हैं तो उनके लिए ये एक साइन है कि क्लास खत्म हो गई है या छुट्टी हो गई है। ऐसे ही एक हरी झंडी जो कि गार्ड लहराता है उसका मतलब है कि ट्रेन के चलने का टाइम हो गया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है प्लस साइन का। जैसे ही बच्चा किसी सम में प्लस साइन देखता है तो उसको पता लग जाता है कि इसमें उसको दो चीजों को ऐड करना है। वो कभी भी उन दो चीजों को सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में इस सिंबल का मतलब क्लियर है कि ये सिंबल का मतलब है दो चीजों को ऐड करना। तो इन सब एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि सिंबल एंड साइन से रिलेटेड मीनिंग हमारे दिमाग में स्टोर रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं या हमारे थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। चौथा टूल ऑफ थिंकिंग है लैंग्वेज। बहुत ही ऑब्वियस टूल है, हम सब लोग इस टूल को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं या हम खुद बोलते हैं या लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप बहुत चीजों के बारे में सोचेंगे कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक तरह की थिंकिंग ही कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ थिंकिंग है और बहुत ही कॉमन टूल ऑफ थिंकिंग है जो हम सब लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग, के इनमें से कौन सी ऑप्शन में जितनी भी चीजें हैं वो थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं। अब हमने पढ़ा था कि थिंकिंग में बेसिकली चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं: इमेज, कंसेप्ट, सिंबल और लैंग्वेज। अगर हम इन चारों ऑप्शंस को गौर से देखें तो ये चारों चीजें किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। पहली ऑप्शन में दो ही चीजें प्रेजेंट हैं जैसे कि इमेज और लैंग्वेज। दूसरी ऑप्शन में भी दो ही चीजें प्रेजेंट हैं जैसे कि इमेज और कंसेप्ट। तीसरी ऑप्शन में भी दो ही चीजें प्रेजेंट हैं जैसे कि लैंग्वेज और कंसेप्ट। चौथी ऑप्शन में लेकिन तीन चीजें प्रेजेंट हैं: इमेज, लैंग्वेज और कंसेप्ट। तो चारों चीजें यानी कि इमेज, कंसेप्ट, सिंबल और लैंग्वेज किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पहली तीन ऑप्शंस में सिर्फ दो दो चीजें ही प्रेजेंट हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में तीन टूल्स ऑफ थिंकिंग प्रेजेंट है आउट ऑफ फोर।
तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टूल्स ऑफ थिंकिंग ऑप्शन में है। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं जहां पे हमें थोड़ा गेस वर्क और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही लगाऊंगा। अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट मैप कि कंसेप्ट मैप होते क्या हैं। कंसेप्ट मैप हमने अपनी एजुकेशन में कहीं ना कहीं पक्का यूज किए होंगे। कंसेप्ट मैप में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि उसको समझना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे कि ट्रीज को लेकर एक कंसेप्ट मैप यहाँ पे बनाया गया है कि ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन का यूज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ट्रीज को हम पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं, और पेपर का यूज आगे नोटपैड्स बनाने में और बुक्स बनाने में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ट्रीज को लेकर कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया है, एक स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट कर लिया है, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ पाएं और याद भी रख सकें। इसी चीज को हम कंसेप्ट मैप कहते हैं। कंसेप्ट मैप आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस एक ही होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर और कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझने में हेल्प करेगा, और इससे आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी। आप अगर कंसेप्ट मैप से चीजों को समझेंगे तो आप उनको लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं पास्ट ईयर में जो आ चुका है। कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट्स बाय, के कंसेप्ट मैप हमें नए कंसेप्ट्स को समझने में कैसे हेल्प करते हैं। ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फोकसिंग अटेंशन ऑन द स्पेसिफिक डिटेल, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, ये भी सही नहीं लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि कंसेप्ट मैप का मेन पर्पस यही है कि इससे हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें, स्ट्रक्चर कर सकें, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि थिंकिंग क्या है, थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और थिंकिंग के टूल्स क्या हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो कि है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब भी बच्चे क्लास में फेल होते हैं या उनके गंदे मार्क्स आते हैं, तो पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सब ये मान लेते हैं कि ये बच्चे डम हैं, ये बच्चे नालायक हैं और ये जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। पर ये एक गलत सोच है। किसी की लर्निंग को मार्क्स के बेस पे असेस करना सही टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग हो, वो काफी चीजें सीख गया हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स ना ला पाए। तो हम देखते हैं कि बच्चों के फेल होने के पीछे आखिर क्या अलग अलग रीजंस हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों के फेल होने का सबसे पहला रीजन है रोट लर्निंग, यानी कि रट्टा मारना। बच्चों को शुरू से ही यह समझाया जाता है कि उनको कुछ ना कुछ करके अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, चाहे उसके लिए उन्हें रट्टा ही क्यों ना मारना पड़े। सोसाइटी में एक कल्चर सा बन गया है रट्टा मारने का। अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां भी हमारे मार्क्स देखे जाते हैं। तो इससे बच्चों पर प्रेशर क्रिएट होता है कि वो किसी ना किसी तरह बस अच्छे मार्क्स ले आए, चाहे उसके लिए उन्हें रट्टा ही क्यों ना मारना पड़े। रट्टा मारने से कभी भी हमारी लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है। हम इन चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और इसी कारण कुछ बच्चे एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं और फेल हो जाते हैं। दूसरा रीजन जिसके कारण बच्चे फेल होते हैं वो है पैसिव लर्निंग। हमारे बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी बच्चों को बस किताबों को यूज करके और ब्लैक बोर्ड को यूज करके पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही बोरिंग टेक्निक है, इससे बच्चे बोर हो जाते हैं और उनकी अटेंशन पढ़ने में नहीं रहती है, इसलिए बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है। पैसिव लर्निंग का बिल्कुल उल्टा है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जहां पे बच्चों को खुद से चीजें करने को कहा जाता है, ताकि जब वो खुद से चीजों को करेंगे तो उनके कंसेप्ट डेवलप होंगे। जैसे कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिखाया जाता है, बच्चों को एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके सिखाया जाता है। सपोज कीजिए कुछ बच्चे प्लांट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो टीचर उन्हें पार्क में ले जाएगी, ताकि बच्चे प्लांट्स को टच करके, फील करके, एक्सप्लोर करके अपनी लर्निंग को एक इफेक्टिव लर्निंग बना सकें। ऐसे ही अगर हम बच्चों को साइंस या ज्योग्राफी के मॉडल्स बनाने के लिए कहते हैं, तो वो भी एक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज ही होगी।
हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से बेसिकली बच्चों की एक मीनिंगफुल लर्निंग होती है, क्योंकि जब वो अपने हाथों से चीजों को करते हैं तो उनके कंसेप्ट डेवलप होते हैं और चीजें उन्हें अच्छे से समझ आ जाती हैं। तीसरा जो बच्चों के फेल होने का रीजन है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा बार बार एक ही क्लास में 3-4 बार फेल हो गया है, तो उसमें पढ़ने की मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। उसको लगेगा कि उसका नसीब ही खराब है, वो जितनी भी मेहनत कर ले वो पास नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई गरीब बच्चा है, उसको भी लगेगा कि गरीबी उसके लिए एक श्राप है और इस गरीबी से वो कभी भी निकल नहीं सकता, चाहे वो जितना भी पढ़ लिख ले। हो सकता है कि कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उसकी भी ऐसी सोच हो, उसको लगे कि फिजिकली हैंडीकैप होने से तो उसका जीवन ही बर्बाद हो गया है, वो पढ़ लिख कर भी क्या करेगा। तो बेसिकली इन बच्चों में आप एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो फेलियर को अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। मतलब उनको लगता है कि फेलियर ही उनकी डेस्टिनी है और ये डेस्टिनी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए चाहे वो जितनी भी मेहनत कर लें। तो टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों से बहुत प्यार से पेश आए, उनको समझाएं कि फेलियर एक परमानेंट चीज नहीं है, एक टेम्परेरी चीज है। अगर वो भी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो शायद वो भी आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए और अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर लें। क्वेश्चन करते हैं, द कॉज ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज देयर, कि बच्चों में जो एक निराशा वाली स्थिति होती है वो किस कारण होती है। एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि कुछ बच्चे बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होते हैं, उनको लगता है कि वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और उनकी किस्मत में फेलियर ही लिखा है। तो वो बच्चे बेसिकली हेल्पलेस फील करते हैं, उनको लगता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। हम एक बार दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। कैलस एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज, के वो क्लासरूम एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते इसलिए हेल्पलेसनेस फील करते हैं, गलत है। नॉन कंप्लायंस विद एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, के वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते इसीलिए वो हेल्पलेस फील करते हैं, ये भी गलत है। मॉरल डिसीजन फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज सीरियसली, कि वो स्टडीज को सीरियसली नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गिल्ट फीलिंग आती है जिसके कारण वो हेल्पलेसनेस फील करते हैं। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कि बच्चे इसलिए हेल्पलेसनेस फील करते हैं क्योंकि वो मान लेते हैं कि वो कभी भी जिंदगी में सक्सीड नहीं हो सकते और फेलियर ही उनकी डेस्टिनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट रीजन जो बच्चों के फेलियर के पीछे है वो है फिक्स्ड करिकुलम। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड है, डिफरेंट इंटेलिजेंस है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को अगर आप सेम करिकुलम फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो वो उनके इंटरेस्ट, उनके टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं होगा। सपोज कीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है और दूसरे बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है। अगर आप दोनों बच्चों को मैथ्स का सेम करिकुलम फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो वो एक सही चीज नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट है आप उस बच्चे को भी फोर्स कर रहे हैं कि वो भी मैथ्स पढ़े। और जब आप किसी भी बच्चे को फोर्स करेंगे कुछ भी करने के लिए तो वो चीज वो दिल से नहीं करेगा, इंटरेस्ट से नहीं करेगा, और जिसके कारण उसकी एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। तो स्कूल्स को चाहिए कि वो किसी भी बच्चे पे करिकुलम को फोर्स ना करें, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाएं जिसमें कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हो, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, कुछ ऑप्शनल या मैंडेटरी करिकुलर एक्टिविटीज हो, ताकि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार एजुकेशन पा सके और आगे जाके सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट रीजन जिसके कारण बच्चे फेल होते हैं वो है टीचर का एटीट्यूड। अगर टीचर ऑटोक्रेटिक टीचर है, मतलब एक सख्त टीचर है, तो बच्चे कभी भी क्लास में फ्री महसूस नहीं करेंगे। उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि टीचर उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, टीचर उनको कोई पनिशमेंट ना दे दे या टीचर उनके थप्पड़ ना मार दे। तो ऐसी क्लास में बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तब भी वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हुए डरेंगे। तो ऐसी क्लास में बच्चों की कभी भी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो जब तक टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो कभी भी कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। अगला रीजन है टीचर सेंटर्ड टीचिंग। बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है, जहां टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टीचर बार बार बच्चों को एक ही चीज मेमोराइज या रिकॉल करने के लिए कहती है ताकि बच्चों को वो चीज रट जाए।
इस तरह की लर्निंग बेसिकली एक पैसिव लर्निंग होती है जहां पे बच्चे कोई भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं करते हैं। एक बहुत ही फॉर्मलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है जहां बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके बिल्कुल उल्ट होती है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद डिसाइड करें वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को ऑटोनॉमी दी जाती है और टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में सिर्फ एक फैसिलिटेटर होती है। मतलब वो बच्चे को वो चीजें अरेंज करके देती है जो बच्चा अपनी लर्निंग के लिए मांगता है या चाहता है। टीचर कभी भी स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में लीडिंग पोजीशन नहीं लेती है। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में हमेशा बच्चा ही लीडिंग पोजीशन लेता है और डिसाइड करता है कि उसको क्या, कब और कैसे पढ़ना है। मतलब बच्चे को पूरी फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है लैक ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि टीचर को बच्चे की गलतियों को पकड़ना होता है और फिर उन गलतियों को सुधारने के लिए रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो गलतियां बच्चा कर रहा है उस गलतियों को सुधारने के लिए टीचर उसे अलग से कुछ इंस्ट्रक्शंस देगी, अलग से कुछ कंसेप्ट समझाएगी ताकि बच्चा उन गलतियों को दोबारा ना करे। यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर टीचर बच्चे की गलतियों को पकड़ना चाहती है और उन गलतियों को सुधारना चाहती है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर बच्चे को मौका दे कि वो अपने नजरिए से अपने कंसेप्ट को समझाए। जैसे कि अगर बच्चा 3+2 को 6 लिखता है तो टीचर अगर बच्चे को समझाएगी कि 3+2 5 होता है, 5 होता है तो 5 होता है। ऐसा करने से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और वो शायद आगे जाके भी सेम गलती कर देगा। तो इस सिनेरियो में टीचर को चाहिए कि वो बच्चे से पूछे कि 3+2 6 कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो शायद बच्चा इसका आंसर दोगा कि 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। जैसे ही बच्चा ये बोलेगा टीचर को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे के दिमाग में प्लस और मल्टीप्लाई को लेकर कंफ्यूजन है और शायद बच्चा प्लस को मल्टीप्लाई समझ रहा है और मल्टीप्लाई को प्लस समझ रहा है। इसके बाद बच्चे का डाउट क्लियर करने के लिए टीचर को बस बच्चे को इतना समझाना है कि प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों अलग अलग हैं और दोनों के क्या सिंबल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब टीचर बच्चे को मौका देगी किसी कंसेप्ट को अपने नजरिए से समझाने के लिए तो टीचर को कितनी आसानी से यह समझ आ जाएगा कि बच्चा कहां गलती कर रहा है और उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है लैक ऑफ रिफ्लेक्शन बाय टीचर ऑन पेडागोजिकल टेक्निक्स। कि टीचर अपनी टेक्निक्स पे रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, वो ये नहीं पता लगाती हैं कि कहां वो बुरी टेक्निक्स को यूज कर रही हैं जिसके कारण बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। अब सपोज कीजिए क्लास ने टीचर में कोन के कंसेप्ट को समझाया लेकिन बच्चों को कोन नहीं दिखाया। इसके कारण सारे बच्चे कोन का कंसेप्ट नहीं समझ पाए और फाइनल पेपर में सारों ने कोन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत कर दिए। अब इसमें टीचर की गलती है कि उसने अपनी टेक्निक पे रिफ्लेक्ट नहीं किया और ये नहीं पता लगाया कि क्या उसकी समझाने की टेक्निक सही है। अगर वो ये पहले ही पता लगा लेती तो उसको पता लग जाता कि बच्चे कौन का कंसेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं और जब उसको ये पता लग जाता तो शायद वो क्लास में कौन ले आती और बच्चों को कंसेप्ट समझ आ जाता। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर अपने टेक्निक्स पे रिफ्लेक्ट करे, उनको एनालाइज करे कि वो कहां गलतियां कर रही है, कहां सही जा रही है, ताकि बच्चों को एक इफेक्टिव लर्निंग करवाई जा सके। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन कंसेप्ट। कि आप अपनी क्लास में बच्चों को अपने कंसेप्ट को चेंज करने में कैसे हेल्प करेंगे। बाय गिविंग देम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। गलत है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देके कंसेप्ट तो नहीं चेंज हो सकते हैं, शायद नॉलेज जरूर बढ़ जाए। दूसरी ऑप्शन है बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है कि अगर टीचर बच्चे की गलतियों को पकड़ना चाहती है और ठीक करना चाहती है इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर बच्चे को मौका दे कि वो कंसेप्ट को अपने नजरिए से समझा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बेसिकली यही कह रही है कि अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने कंसेप्ट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक्सप्रेस करके समझाएं तो टीचर बच्चों के कंसेप्ट को अच्छे से सुधार सकती है, उनमें चेंजेस ला सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, मैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 को एक्सप्लोर भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शन नंबर 2 मेरा सीधा आंसर मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल।
Which of the given learning experiences does not facilitate meaningful learning for the children? कि इनमें से कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं रिजल्ट करेगा? पहली ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस ऑन द कंटेंट, कि अगर हम बच्चों को उनके पढ़े हुए कंटेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनाने के लिए कहेंगे तो उससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम बच्चों को किसी भी पढ़े हुए कंटेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनाने के लिए कहेंगे तो बेसिकली उनका दिमाग यूज होगा, उनको क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से मीनिंगफुल लर्निंग होगी। डिस्कशन एंड डिबेट ऑन टॉपिक, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो भी हमारे दिमाग में एक क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में हम डिबेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर नहीं हो सकता है। प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, जब भी हम किसी टॉपिक पे प्रेजेंट करते हैं तो हम उस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से सोचते हैं कि इस टॉपिक के क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, अगर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो उनको कैसे कवर किया जा सकता है। तो किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने से भी मीनिंगफुल लर्निंग होगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है रेपिटेशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, कि अगर हम बच्चों को किसी चीज को बार बार रिपीट करने के लिए कहेंगे और कंटेंट को रिकॉल करने के लिए कहेंगे तो उससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ा था, जिसमें बच्चों को चीजों को बार बार मेमोराइज, रिपीट और रिकॉल करने के लिए कहा जाता है। वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करने से हम बच्चों को सिर्फ रट्टा मारना सिखा रहे हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं सिखा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है बच्चों के फेल होने के पीछे, वो है रॉन्ग असेसमेंट टेक्निक्स। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में 3 घंटे के पेपर पेंसिल टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चों को असेस किया जा सके। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको चीजों के बारे में पता तो है, लेकिन जब वो 3 घंटे का पेपर पेंसिल टेस्ट देते हैं तो वो घबरा जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर थक जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट एक अच्छी टेक्निक नहीं है। तो टीचर को चाहिए कि वो हर बच्चे को पहचाने और उसकी नीड के मुताबिक असेसमेंट टेक्निक को चुने। जैसे कि कुछ बच्चे शायद इंटरव्यू देकर अपनी असेसमेंट करवाना पसंद करेंगे, या कुछ बच्चे मॉडल्स बना के या प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट रिसर्च करके अपनी असेसमेंट करवाना पसंद करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि एक ही असेसमेंट टेक्निक सारे बच्चों पे लागू ना की जाए, बल्कि अलग अलग बच्चों के लिए डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स को अपनाया जाए। बच्चों के फेल होने का एक और कारण यह है कि उनको उनके सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है। इंडिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, पहनावा अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। तो अलग अलग कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के लोगों को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना होगा कि उनका कल्चर क्या है। सपोज कीजिए एक बच्चा इंडिया में पढ़ता है, इंडिया में उसे पढ़ाया जाता है कि श्री राम बहुत ही बुद्धिमान और वीर थे, जबकि श्रीलंका में, जो कि हमारा नेबर है, वहां पे उल्टा पढ़ाया जाता है कि रावण एक बुद्धिमान और वीर व्यक्ति थे। अब अगर जो बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है उसके पापा की ट्रांसफर श्रीलंका हो जाए और वो श्रीलंका के स्कूल में जाके पढ़ने लगे, तो जब ये सुनेगा कि रावण एक बुद्धिमान और वीर व्यक्ति था, वो असमंजस में पड़ जाएगा, वो इस चीज को बिलीव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है जहां पे टीचर बच्चे के सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के बाहर जाके पढ़ा रही है और बच्चा समझ नहीं पा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक हिंदू बच्चा है, हिंदू रिलीजन में गाय को भगवान माना जाता है। अगर आप इस हिंदू स्टूडेंट यानी कि हिंदू बच्चे को समझाएंगे कि गाय का मांस खाने से बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि टीचर बच्चे को उसके सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है। तो टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर बच्चे के रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे और उसको उसके सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के अनुसार ही एजुकेशन दे। नेक्स्ट रीजन जो बच्चों के फेल होने का कारण बनता है वो है लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं। अब हर बच्चा अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है, उसकी एबिलिटीज अलग है, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। अगर हम इन सब बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाने लग जाएंगे तो वो एक असरदार एजुकेशन नहीं होगी।
हमें हर बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी होगी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमें हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाना होगा। अगर बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो हमें मैथ्स पे एम्फेसिस देना होगा, अगर बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो हमें म्यूजिक पे एम्फेसिस देना होगा। इसके साथ ही बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये भी हम अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टेक्निक्स को अपनाएंगे। अब सपोज कीजिए आपको दो बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है। एक बच्चा चाहता है कि वो सोलर सिस्टम के बारे में रात को टेलीस्कोप से तारों को देखकर समझे, तो आपको उसको ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बच्चा है वो चाहता है कि वो प्लानिटोरियम में जाके सोलर सिस्टम के बारे में समझे, तो आपको उसको प्लानिटोरियम ले जाना चाहिए। तो बेसिकली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में हम बच्चों की अलग अलग नीड्स को समझेंगे और उनकी नीड्स और इंटरेस्ट के मुताबिक उनको अलग अलग एजुकेशन देंगे, और वो एजुकेशन देते हुए हम अलग अलग टेक्निक्स भी यूज करेंगे। देखिए, हम हमने इतने सारे रीजंस देखे हैं बच्चे के फेल होने के पीछे। तो बेसिकली हम इससे ये समराइज कर सकते हैं कि अगर बच्चा क्लास में फेल होता है तो ये बच्चे का फेलियर नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये एक स्कूल का फेलियर है, ये एक एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि वो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी नीड्स के अनुसार एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। इस सिनेरियो में बेसिकली स्कूल को अपने एजुकेशन सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए शायद उसको अपना करिकुलम चेंज करना पड़े, या फिर टीचर्स को अपनी टीचिंग टेक्निक्स को चेंज करना पड़े, या फिर स्कूल में असेसमेंट टेक्निक्स को चेंज करना पड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसमें स्कूल की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है, और स्कूल को अपने सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करना होगा और अपने सिस्टम को सुधारना होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स लर्निंग इन द क्लासरूम, के इनमें से कौन सा फैक्टर क्लास में लर्निंग को सपोर्ट करता है? पहला ऑप्शन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, कि हम क्लास में नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दें, ये गलत है। सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम दी जाती है कि वो डिसाइड करे वो क्या पढ़ना चाहता है और कैसे पढ़ना चाहता है, और ऐसा करने से बच्चे की एक इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, कि बच्चों के सीखने के कॉन्टेक्स्ट में, कि बच्चे कैसे सीखते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहली ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, कि बच्चे सिर्फ क्लास में सीखते हैं, ये गलत है। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लास में सीखना तो वैसे भी एक पैसिव लर्निंग है, जबकि हमने पढ़ा है कि बच्चे सबसे ज्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखते हैं, जहां उनको एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएं, जहां उनको चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर ले जाया जाए, जैसे कि हम बच्चों को प्लांट्स के बारे में सिखाने के लिए उनको गार्डन में ले जाएं। तो बच्चे बाहर जाके भी बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ क्लास में नहीं सीखते। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स एट प्राइमरी लेवल स्पेशली क्लास 1 एंड 2, कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहली ऑप्शन, स्टूडेंट्स शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, कि अगर बच्चे क्लास में अपनी मदर टंग को यूज करते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट या फिर पेनलाइज करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को मदर टंग यूज करने के लिए कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन, schools should admit only those students whose mother tongue is the same as the language of instruction, कि schools को सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिट करना चाहिए जिनकी मदर टंग स्कूल के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलती है। जैसे कि अगर स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो स्कूल को सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिट करना चाहिए जिनकी मदर टंग भी इंग्लिश है। ये भी गलत है, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। तीसरी ऑप्शन, teachers should respect all languages and encourage children to communicate in all of them, ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रही है कि टीचर को सभी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और चिल्ड्रन को अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी लैंग्वेजेस में भी कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि टीचर को सोशल डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, कास्ट क्रीड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए,
और उस कंटेक्स्ट में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बैठता है कि अगर हमारी क्लास में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे हैं तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज तो बोलें ही, सीखें ही, साथ में बाकी लैंग्वेजेस को भी बोलें और सीखें। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री विद, कि आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से एग्री करेंगे। A child fails because the government is not giving enough technological resources in schools, कि बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि गवर्नमेंट यानी कि सरकार स्कूल्स को टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं दे रही है। ये गलत है, ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन, A child's failure can be attributed directly to the genetic material she has acquired from his her parents, कि बच्चे के फेल होने के पीछे उसके जीन्स हैं जो कि उसने अपने माता पिता से एक्वायर किए हैं। ये भी गलत है, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। थर्ड ऑप्शन, A child's failure is a reflection on the system and its inability to respond to the child, कि जो चाइल्ड का फेलियर है, बच्चे का फेलियर है, बेसिकली वो ये बताता है कि सिस्टम फेल हुआ है और सिस्टम अपने आप को चाइल्ड की नीड्स के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाया है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने यही अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी बच्चा फेल होता है, कम मार्क्स लाता है, तो वो बच्चे का फेलियर नहीं है बल्कि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम या स्कूल का फेलियर है, क्योंकि स्कूल बच्चे की इंटरेस्ट या बच्चे की नीड्स के अनुसार उसको एजुकेशन नहीं दे पाया है, उसको वो करिकुलम नहीं दे पाया है, उसको रेलेवेंट असेसमेंट टेक्निक्स नहीं दे पाया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन रीसेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट फेलियर्स इन स्कूल आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्टूडेंट के फेलियर के लिए करेक्ट है। पहली ऑप्शन है, स्टूडेंट बिलोंग टू सर्टन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डू नॉट हैव द एबिलिटी। ये ऑप्शन कहती है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटीज के बच्चे फेल होते हैं क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा और ऐसा होता भी नहीं है। बी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल्स बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग। स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको स्कूल में रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं कुछ सीखने के लिए। ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन अ मैनर इन विच इट इज मीनिंगफुल टू देम। स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उनको पढ़ाने के तरीके ठीक नहीं है, उन तरीकों से बच्चों की मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्कूल्स में पैसिव लर्निंग होती है जो कि मीनिंगफुल नहीं होती है, जबकि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो चीजों को खुद करके सीखें क्योंकि इससे मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करवाई जाती है। डी ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट केटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्कूल्स में बच्चों को उनकी नीड्स और इंटरेस्ट के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है, उनको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है और उनको फोर्स किया जाता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता, जिसके कारण वो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी डी में से सी और डी स्टेटमेंट सही है और ये दोनों मेरे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चों के फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और बच्चे का फेलियर एक्चुअली में सिस्टम का फेलियर है। अब हम लास्ट पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या हैं, कि बच्चे किन किन डिफरेंट टेक्निक से सीखते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग को बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटा गया है, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल लर्निंग। हर कैटेगरी के अंडर कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज हैं, जैसे कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंडर 2 थ्योरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऐसे ही कॉग्निटिव अप्रोच के अंडर 6 थ्योरीज हैं, जिसमें से प्याजे और वाइगॉत्स्की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कोलर, टोलमैन, ब्रूनर और ब्लूम्स हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म की एक ही थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। सोशल लर्निंग अप्रोच के अंडर वाइगॉत्स्की थ्योरी आती है, इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये छोटी सी थ्योरी है, बहुत आसान है। इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या हैं। हम इन थ्योरीज को धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में आराम से एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में इन थ्योरीज पे आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाला, इस वीडियो को देखा, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप